अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज 9 जुलाई और 9 जुलाई मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना का यौम वफ़ात है। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जना की बहन मोहतरमा फातिमा जना ने एक आमिर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा तो उन्हें धांधली से हरवा दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि फातिमा जना पर गद्दार, इंडियन एजेंट और अमरीकी एजेंट होने के संगीन इल्जामात लगाए गए। एक मौका पर मोहतरमा फातिमा जना ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि आपका वोट आपके हाथ में एक अमानत है। अगर आपने वोट का गलत इस्तेमाल किया तो उसका नुकसान न सिर्फ आपको बल्कि पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। मादर मिल्लत का यह पैगाम सिर्फ वोटर्स के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए भी था, क्योंकि वो जानती थी कि वोट यानी मैंडेट की चोरी न सिर्फ कौम का नुकसान करती है बल्कि रियासत का भी। तहम अफसोसनाक बात यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से चली आ रही इलेक्शन में धांधली की रिवायत गुज़श्ता 75 सालों से आज भी जारी है। इसी धांधली की गूंज हमें 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल और बाद भी नजर आई। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि उससे पहले इलेक्शन लड़ने से पहले बज़ोर ताकत रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, बल्ले का निशान छीना गया। लेकिन जब वोटर्स ने बाजी पलट दी और PTI उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हो गए तो मुतादिद सीटों पर उसे धांधली से हरवा दिया गया। अब इंतखाबी नताइज का यह तनाज़ा फॉर्म 45 और 47 की बहस की सूरत में रियासत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशिस्तों की केस की आखिरी समाअत थी और जल्द मुख्तसर फैसला सुनाए जाने की तवक्को है। यहां सवाल यह है कि अगर मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला PTI की तवक्कुआत के बरखिलाफ आया तो पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी। आज सेनेटर बाबर अवान ने कहा है कि मुल्क में नए इंतखाबात की जरूरत है। क्या PTI का बतौर जमात यही मुतालबा है। हुकूमत ने ISI को शहरियों की फोन कॉल सुनने रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया है। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब, आज केस कंक्लूड हो गया है। विद नो टाइम 2-4 दिन में शायद मुख्तसर फैसला सामने आ जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें इसकी वजह से रोकी हुई हैं। बहुत सारे मामला हुकूमत के भी नहीं चल पा रहे। अगर फैसला आपके खिलाफ आता है, कोर्ट का फैसला तो कबूल करना पड़ेगा। हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस होंगे, रिव्यू, उसमें जाएंगे, और अगर कोई लीगल ऑप्शन होगी तो उसमें जाएंगे। तो आपने पहले 13 जनवरी का भी रिव्यू फाइल किया हुआ है, वो भी तक नहीं लग पाया। अब ये तो आपने 8 फरवरी का फाइल किया हुआ है केस, वो नहीं लग पाया। हमने बिल्कुल वो काजी फाजीसा साहब से ये सवाल होना चाहिए कि वो क्यों 1 साल से ज़्यादा हो गया जो 8 फरवरी का था वो भी, और उससे पहले भी जो था 25 मई का जो था, आपने बताया जो किया 9 मई का, तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए डायरेक्टली। लेकिन जैसे ये फैसला हुकूमत के हक में आएगा, हुकूमत फौरी तौर पे दो तिहाई अक्सरियत क्लेम कर लेगी और वो जो कुछ करना चाहती है वो आइन कानून सब कुछ अपने मुताबिक ढाल देगी। उसके बाद फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। रिपोर्टेडली उसमें से एक काम जो करना चाह रही है वो ये कि चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देना चाह रही है, और ये वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसकी बेसिस के ऊपर हमने कहा था जी कि उनको नहीं चाहिए कि इस बेंच में वो बैठे, लेकिन वो बैठे। तो ये कुछ चीज़ें जो कि फर्दर डिटीरिएट की हैं मुल्क में, और अनफॉर्चुनेटली जहाँ जुडिशरी में ताज़ा हवाएं चल रही हैं, लोग बोल रहे हैं, जजेस बोल रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों के जो रवैये हैं वो शायद पहले से भी ज़्यादा दगरगू हुए हैं। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन रवैयों को चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रिजवान आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर, जी हाँ, मेरा असिस्टेंट था। 5वां-6वां दिन है शायद, उसके बारे में कोई खबर है? देखिए, अब वो घर से निकला है जुमे को, और उसके बाद उसके बारे में कोई पता नहीं चला हमें। हमारा, उनकी फैमिली, हम लोगों ने अपने अपने जगह से जहाँ भी हमारे थे रबाबत थे वहाँ से रब्ता करके हमने देखा है कि कहीं, लेकिन किसी ने हमें कोई इत्तला नहीं दी कि जी वो उनकी कस्टडी में है या कहाँ है। तो उसके बाद हमने जुमे को चूँकि हुआ है तो इसलिए हफ्ते को हमारी पिटिशन मूव नहीं हो सकी, संडे को भी मूव नहीं हो सकी। आज हमने मूव की तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, कल मूव की, येस्टरडे मूव की तो ऑब्जेक्शन लगा, फिर उसको रिमूव किया तो एक और ऑब्जेक्शन लगा, फिर आज सुबह मूव की गई तो उसको एक और ऑब्जेक्शन लगा, उसको रिमूव करके अभी वो सुनी गई है दोपहर के बाद, पिटिशन सुनी गई है और नोटिस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं जो कंसर्न लोग हैं उनको, और अगली हियरिंग जो है वो परसों रखी गई है, दैट इज़ थर्सडे को। तो ये हमारा जो कर सकते थे वो हमने किया है, जितनी जल्दी कर सकते थे उतनी जल्दी किया, लेकिन उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। वो ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, बिल्कुल नहीं, ना सियासी तौर पर एक्टिव है, वर्चुअली नॉन पॉलिटिकल पर्सन, नॉन पॉलिटिकल। क्या वजह हो सकती है? देखिए, मेरे ऊपर अटैक हुआ, ये उठाया गया, लेकिन आप तो
पार्टी की मैं आपको ऑफेंसिव बता दूं, स्ट्रेटजी का मसला हिस्सा ये है। है कि जी वो इनको जो हम कहते हैं वो स्टिंग करता है, इनको तकलीफ देता है। वो सच बोलते हैं, हम लोग बयानियाँ जारी करते हैं, हम जो भी होता है उसके ऊपर सच बयानियाँ जारी करते हैं। तो ये चीज़ इनको काबिल कबूल नहीं है, स्टिंग करते हैं, इनको तकलीफ देता है। तो वो बेसिकली मेरी ये बड़ी कन्विक्शन है कि वो इस डिपार्टमेंट को ट्रिपल करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब मेरे ऊपर कोशिश करने के बाद अब वो रिजवान के ऊपर उन्होंने हाथ उसको पकड़ा है, शायद बाकी लोगों को भी पकड़े। तो मैंने तो उनको कहा है कि जी आप चले जाएं, जहाँ भी जा सकते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट के खुदा न ख्वास्ता किसी और बंदे को पकड़ा जाए। आपका जख्म तो कुछ भर गया है, कुछ दाढ़ी ने छुपा दिया है, कुछ भर गया है। दाढ़ी नहीं छुपाया है, जख्म भर रहा है, भर रहा है। भर रहा है। और कुछ 2 हफ्ते के बाद उसने देखना, एग्जामिन करना है और फिर देखेंगा, बिकॉज अभी कुछ दर्द है, दर्द पता- का एलिमेंट है जो पहले नहीं थी, अच्छा। बल्कि अब हुई है थोड़ी सी। तो पता चल सका कि वो ख्वाजा सरा कौन थे, कहाँ से आए थे? वो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया था, सर आपको पता है शायद कि नहीं पता, कहते थे कि वो मैं बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, ढूंढने में। काम नहीं हो रहा, नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था। तो मेकअप मैंने उतार के नहीं तो बनाया, चेहरा तब्दील हो गया ये होगा। उन्होंने कहा। नहीं, वो तो फिर मुमकिन है, वो मैं उनकी बात को क्रेडिट देता हूँ क्या किया जाए। कि मुमकिन है कि मेकअप जब उतरा तो अब चेहरा तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। हाँ, तो मेकअप तो जिन्होंने- चेहरे को बदल देता है। बिल्कुल, जिन्होंने भेजे थे वो उन्होंने मेरे ख्याल ठीक ठाक मेकअप करके भेजा था उनको, बता के वो मेकअप जब उतारें तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा है वो पहचाने न जाए। तो राना सरार साहब भी ठीक कह रहे हैं, पहचाने नहीं जा रहे वो। फवाद चौधरी कहाँ खड़े हैं इस वक्त? सर फवाद चौधरी साहब की जो पार्टी की वो मेंबरशिप, पार्टी की मोहब्बत उनमें जाग रही है। पार्टी की मेंबरशिप मैं बताता हूँ किसकी मोहब्बत जाग रही है। 22 जून 2023 को टर्मिनेट कर दी गई थी। 22 जून 2023 को जब उन्होंने IPP ज्वाइन किया था, ठीक है। उस वक्त पार्टी के 3 लोगों की लास्ट में टर्मिनेट की गई थी मेंबरशिप। ये थे आमिर क्या अली ज़ैदी साहब थे और इमरान इस्माइल साहब थे। इनकी तीनों की 22 जून 2023 को टर्मिनेट की गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो जैसा कि आपने फरमाया कि जी मोहब्बत जागी है, मोहब्बत जागी नहीं, मोहब्बत जगवाई गई हुई है। तो ये टाउट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भेजा है। पार्टी को ख़त्म करने की हर तरकीब उन्होंने इस्तेमाल कर ली है। हमारे लोगों को मारा गया है, किडनैप किया गया है, टॉर्चर किया गया है, बिजनेसेस तबाह की गई हैं, घर की चार दीवारी को पामाल किया गया है। पार्टी नहीं टूट सकी उनसे, और बल्कि 8 फरवरी को आपने पता है कि अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी से हमें मैंडेट दिया। वो मैंडेट भी ट्रैम्पल किया गया, सारा कुछ वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब उन्होंने ये सोचा है कि जी इसको ख़त्म करने के लिए इसके अंदर से इसको तोड़ा जाए, यानी कि तफरुकात जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं वो अगर वो टाउट थे तो फिर उनके साथ तो ये सब होना भी नहीं चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए। जो उनके साथ हुआ। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वक्त देखिए ना, बताएगा। ये तो हम जानते हैं कि वो हथकड़ी लगा के उनको लाया जाता था जैसे वो टेररिस्ट है। देखा जाएगा जी, वक्त बताएगा। हमें हकायक तो निकलने हैं ना, वो तो हकायक निकलेंगे। हकायक के सामने आने के बगैर तो जो मुल्क आगे केसेस नहीं उन बढ़ पर सकता। बनाए गए, मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता। वो शायद उनकी कुछ ज़ाती करतूतें भी हों जिनकी वजह से मुकदमे बने हों, वो भी देखा जाएगा। देखा जाने, मैं कुछ कहना नहीं चाहता इससे ज़्यादा, और सवाए मैंने आपको हकीकत बता दी है जो हमारी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है। तो वो तो अगर वो पार्टी के हमदर्द हैं तो उन्हें पार्टी की लीडरशिप को असॉल्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि जाके खान साहब को मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि हम आना चाहता हूँ। खान साहब ने ऑलरेडी एक अपना फैसला किया हुआ है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं इन तमाम लोगों को कंसिडर करूँगा और देखूँगा कि कौन मेरिट करता है और कौन मेरिट नहीं करता। तो इंतजार कर लें। तो उस वक्त इनके लिए क्या, इन लोगों के लिए क्या हुक्म है? वो पार्टी में शामिल नहीं है नहीं इस है। वक्त, वो मेंबर। तो वो पार्टी के वेल विशर या सिंपथाइजर होते हुए बात कर सकते अगर हैं? पार्टी के वेल विशर जो हैं वो होते तो फिर पार्टी को अटैक ना करते। अटैक ना करते। वो कह रहे हैं मैं अटैक नहीं कर रहा, मैं एडवाइस कर रहा हूँ। ये एडवाइस के अल्फाज नहीं होते। मैं भी सारी ज़िंदगी हो गई लिखते हुए, बोलते हुए। ये एडवाइस करने के अल्फाज नहीं होते। वो आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट कर रहे हैं, यूँ कह लें। अब वीकनेसेस अगर हमारी कोई हैं तो वो ज़रूर हाईलाइट होनी चाहिए, लेकिन जो वो फरमा रहे हैं वो हमारी वीकनेसेस नहीं है। अच्छा, तो और अगर आपको लग रहा है कि ये टाउट है तो इनमें और कौन कौन से लोग हो सकते हैं? तीनों हैं। इमरान इस्माइल, तीनों, जी हाँ, तीनों हैं। अली जैदी। जी हाँ, यही जो लोग हैं इकट्ठे लॉन्च हुए हैं। लेकिन अली जैदी तो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। भाई ठीक है, वो बोल लेगा, जब वक्त आएगा तो वो भी बोल लेगा। इमरान इस्माइल तो बहुत कम, वो तो ना अपने लिए बोल रहे आप हैं सही ना कह वो रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जी ये लॉन्च किए गए हैं, प्री लॉन्च हुए हैं। हाँ। और आपको पार्टी के अंदर से जो लोग हैं जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं कर रहे, जिनको गालियां दे रहे हैं, जिनको बुरा भला कह रहे हैं, ये वही टैक्टिक्स हैं जो कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को वीकन करने के लिए या ख़राब करने के तो लिए। खान साहब से गुज़श्ता जो 3 हफ्तों में, चूँकि फवाद को अग्रेसिवली एक्टिव हुए ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, वैसे तो वो जब से बाहर आए हैं वो आपके लिए बात कर रहे हैं, यानी आपसे मुराद पार्टी के लिए,
तो खान साहब को पिछले 3 हफ्तों में रिपोर्ट जा चुकी होगी कि फवाद एक्टिव हैं। लास्ट उन्होंने फरमाया था जी कि दे नॉट वर्थ इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैम। अच्छा, या ये इसलिए मैं जवाब देने में रिलक्टेंट होता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। खान साहब की इंस्ट्रक्शन कैटेगोरिकली खान साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी नहीं, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी कि ये डाइग्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इनको मत इंपॉर्टेंस दो, रेलेवेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब ने फरमाया। आज खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? मेरे सामने हो रही थी, मैं उस वक्त प्रोग्राम में बैठा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया है, तो नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी हो रही थी जब वो कोर्ट के बाद हुई है ना, तो उस वक्त मैं प्रोग्राम्स में था उस वक्त, बल्कि मैंने पूछा भी है जहाँ मैं बैठा हुआ था, तो वो उनको भी पास भी अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आई थी। आप बताइए क्या उसने कहा है। मैं तो वही बेसिकली मुझे ये समझ है कि 1 महीना जो है वो मांग रहे हैं, और कोर्ट ने सितंबर तक मांग रहे हैं, और जो कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया वो, तो इसलिए उसके ऊपर उनका वो अनाथ था जो कि वो निकाल रहे थे। 13 जुलाई को कोर्ट ने कहा है कि फैसला सुना। उन्होंने कहा 12 जुलाई को, एक्चुअली 12 को खत्म हो रहा है, यानी 13 तक आ सकता है। बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस की इंस्ट्रक्शंस है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने उसको अबाइड करना है, मैंने कोऑपरेट करना है। और वो देखिए ना, उनके जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि जी फलाना हज को चला गया, ज़ियारत को चला गया, 1 महीने के लिए ज़ियारत के ऊपर वकील साहब जा रहे हैं, और वो वकील साहब हमेशा ज़ियारत पर ही होते हैं। पता नहीं ज़ियारत किसकी करना चाहते हैं। मैं तो कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन बैन हो जाऊँगा, सेंसर हो जाऊँगा, इसलिए नहीं कहता। छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। ज़ियारत करने तो एक जगह ही जाते हैं वो सारे। उसका लेकिन इस बार वो कह रहे हैं मैं ईरान और इराक, उसका इजहार शेख रशीद साहब ऑफन करते रहते हैं। शेख साहब के लिए कुछ पार्टी में सिंपैथीज हैं? शेख साहब पार्टी के कभी मेंबर तो नहीं थे, बट वो आपके खान साहब के बहुत करीबी अलाई के। शेख साहब अब इलेक्शन में चूंकि इलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हमने उनको टिकट भी नहीं दिया था, वो इलेक्ट नहीं हो पाए। खान साहब आएंगे तो ऐसे, बट उन्होंने तो बहुत ग्रेसफुली बात की है। बिल्कुल, खान साहब आएंगे तो वो इन तमाम लोगों के, अगर शेख साहब भी इंटरेस्टेड, अगर खान साहब आए तो, खान साहब जब बाहर आए, जब अगर नहीं, जब बाहर आएंगे तो वो इनके बारे में फैसला करेंगे। जो फैसला करेंगे, कब आएगी उसके बारे में वो देख रहे हैं आप। वो अमीर साहब 4 मुकदमों में से 3 में बरी हो चुके हुए हैं। इद्दत का मुकदमा ज़बरदस्ती लटकाया जा रहा है। अगर इद्दत का मुकदमा 12 तारीख को इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाता है और इसमें बेल हो जाती है, तो टेक्निकली खान साहब कैन स्टेप आउट एज अ फ्री मैन। अगर वो बरी नहीं होते तो फिर आप इस कोर्ट के फैसले को फिर आप हाई कोर्ट में लाजमी बात है। वो तो हम लीगल जितने भी हमारे पास रेमेडीज मौजूद हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे, आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। मैंने नहीं ये कहा था, ये इनका था इरादा, ये मैंने कहा था। अच्छा, ये चूँकि आपको पता है कि प्रोविंशियल जो कैबिनेट है उसने भी पास किया था, उन्होंने होम ऑफिस को भेजा हुआ है कि जी हमें इसके ऊपर अपनी इनपुट दें। तो वो इनपुट पता नहीं आई है कि नहीं आई, जब आएगी तो उसके ऊपर देखें। लेकिन इरादा तो उनका बिल्कुल है, लेकिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन्होंने चाहने में और करने में ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पीटीआई को बैन करना कोई आसान काम नहीं है। जो कुछ अब तक हुआ है वो भी आसान नहीं था, लेकिन कर दिया ना, हो गया। नहीं, अभी तक जो कुछ हुआ है कुछ कर नहीं सके। देखिए, करना चाहते क्या थे, पीटीआई को खत्म करना चाहते थे। अंदर चले गए, पीटीआई को खत्म करना चाह रहे थे। पीटीआई खत्म इस तरह से कर दी कि पीटीआई को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया ना। कहाँ डिसमेंटल हुआ है? 2/3 मेजॉरिटी है हमारे पास टेक्निकली। आज कोर्ट हमें देती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत हमारी बनती है। अगर राउत साहब वो उस मेजॉरिटी या पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज या ट्रांसलेट ना करने दिया जाए इनटू नंबर, तो इसका मतलब खत्म तो नहीं हुई। हमारे इस वक्त भी तकरीबन 100 MNAs बैठे हुए हैं। हाँ। इसी तरह से हम देखिए तकरीबन 150 हमारा MPs बैठे हुए हैं पंजाब में, हम सिंध में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं, केपी में हमारी हुकूमत है। ख़त्म कहाँ हुए हम? ख़त्म तो नहीं हुआ। आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब वो बार बार शायद री अप्रोच कर रहे हैं, आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, उनकी तरफ से आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी की तरफ कॉमन नहीं है। हम चाहते हैं उनके साथ इत्तेहाद करें, वो चाहते हैं हमारे साथ हो। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। अनकरीब शायद इसी हफ्ते में एक मीटिंग हो जाए, मेरा ख्याल है कि वो आखिरी मीटिंग होगी जिसमें कि सारा कुछ सेटल हो जाए। तो उनको फिर ये क्यों कहना पड़ा आज से 1 हफ्ता पहले कि अभी चूँकि हम साथ नहीं चल पाए और पीटीआई के अंदर कुछ यकसुई नहीं है, तो लिहाजा हम तो अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं? हमने तो उनको अपनी 5 मेंबर्स की कमेटी के नाम भी भेज दिए हैं जो नेगोशिएट उनके साथ फाइनली करेगी। ठीक है। उसमें गौर साहब हैं, उसमें अबूद साहब हैं, असद साहब हैं, शिबली हूँ और मैं हूँ। 5 लोग हैं। हमने उनके कमेटी के नाम भी फाइनलाइज करके खान साहब ने किए थे, वो उनको भेज दिए। तो हमारी तरफ से तो द डाइस इज़ रेडी। अब जब भी वो एग्री करें हम उनको मिलने के लिए तैयार हैं, और जो रही सही जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर
आबिद जुमैरी हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जॉन मार्शल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चौथे चीफ जस्टिस थे। उनका शुमार अमरीकी आईनी कवानीन के निज़ाम के बानियों में होता है। बहुत से माहिरीन जॉन मार्शल को आईनी तशरीह का बानी और चैंपियन मानते हैं। मार्शल सन 1801 से 1835 तक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। 1803 में मार्बरी बामुकाबला मेडिसन केस को अमरीकी तारीख में आईनी तशरीह के हवाले से खुसूसी अहमियत हासिल है। इस केस में चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने पार्लियामेंट के बनाए एक कानून को गैर आईनी करार दिया था। जुडिशियल रिव्यू का उसूल मेडिसन बामुकाबला मार्बरी केस के जरिए मुतारिफ करवाया गया। उसका मकसद हुकूमत के कानून साजी और इंतजामी इकदामात के आईनी हैसियत का जायजा लेकर हुकूमती ताकत को कानूनी हदूद में महदूद रखना था। इस उसूल ने आईनी बरतरी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। बादशाह ये उसूल बरतानिया, भारत, कनाडा और जनूबी अफ्रीका समेत कई दूसरे ममालिक में भी मुतारिफ करवाया गया ताकि कानून साजी और हुकूमती इकदामात की आईनी हैसियत का जायजा लेकर हुकूमती ताकत को कानूनी हदूद में महदूद रखा जा सके। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई। यह हतमी समाअत थी। इस केस में बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 51 और मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला जेर बहस आया। यह केस हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ से मखसूस नशिस्तें निकलती हैं तो वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगा। इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद की तवक्को के बरखिलाफ फैसला आया तो उन्हें पार्लियामेंट में और सियासी तौर पर नुकसान होगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने ISI को शहरियों की फोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की मंजूरी दे दी है। फोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया है कि एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को फोन कॉल में मदाखलत या उसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब आपके वक्त का। जुबैरी साहब, ये जो इख्तियार हुकूमत ने ISI को दिया है कि वो, और ये इख्तियार बज़ाहरन यानी अब तक जो इत्तलात सामने आई, ये लामहदूद इख्तियार है कि वो किसी की भी कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। क्या ये जदीद दौर में मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां सर्विलेंस को कम से कम कर रही हैं रियासतें और शहरी आज़ादियों, सिविल लिबर्टीज़ को इंश्योर किया जा रहा है, इससे सर्विलेंस बढ़ नहीं जाएगी शहरियों की ज़िंदगी की? रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो आज नोटिफिकेशन हुआ है और आपसे मुझे पता लग रहा है कि बाई सर्कुलेशन हुआ है, बिल्कुल आइन के मुतसादिम है। ये आर्टिकल आइन के 14 विच आपको प्रिवेसी ऑफ होम की बात करता है, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, ये सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 जिसके ये मुतसादिम है। और देखिए इसके अंदर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 54 में, जो 1996 का ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें बात करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, वो नेशनल सिक्योरिटी और क्राइम को रोकने के लिए पर्सन और पर्सन्स को ये पावर दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर डिफाइंड उस लॉ में ना पर्सन डिफाइंड है, ना नेशनल सिक्योरिटी डिफाइंड है कि उसका क्या मतलब है। नेशनल सिक्योरिटी आप कानून जो बने हैं उसके तहत देखेंगे तो एक ही वाइड पावर्स तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि हुकूमत और लॉज हैं जिसके अंदर उनके ऊपर पाबंदी है कि अगर उनको कोई सर्वेलेंस करनी भी है तो हाई कोर्ट पीका का कानून हो गया, और कानून उनको हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेनी होती है। और आपको याद होगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का केस था, जब उनको डिसमिसल था तो वन ऑफ द ग्राउंड्स वाज फोन टैपिंग ऑफ द जजेस एंड अदर्स पार्लियामेंटेरियंस के, और उस बेसिस पे उनका अपहोल्ड हुआ था ऑर्डर, और उसमें कहा था कि अगर आपको सर्वेलेंस करनी है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कानून भी मौजूद है। और ये देखिए इसका तनाजुर में देखिए कि ये 2-3 केसेस चल रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के, जिस तरह से वहाँ PTA ने उन पर पाबंदियां लगी और जिस तरह से वो फोन टैपिंग करते हैं और जैसे और लोगों की रिकॉर्डिंग करके वो सब इंडिलिप के नाम से वो इशू करते थे, तो ये सारी चीजें पहले होती आई। इसको कवर देने के लिए उन्होंने ये कानून उन्होंने आज कर दिया। लेकिन इसको कवर कैसे मिल सकता है? अगर ये कानून मान भी लिया जाए कि ये लागू हो सकता है तो आगे के लिए लागू होगा ना, जो कुछ हो चुका है उस पर तो लागू नहीं हो सकता।
नहीं होगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसको नोटिफिकेशन का कभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता अनलेस वो बेनिफिशियल हो। तो इसको ये आज के बाद से लागू हो, लेकिन लागू होने के लिए भी उनको पैरामीटर्स तय करने होंगे। कोई ये एक वाइड वर्डेड नहीं हो सकता। कोई डिस्क्रेशन जो होता है उसको उनको अपनी बोनाफाइडी दिखानी होगी कि बोनाफाइडी है, कोई ये हालत जंग है जिसके लिए किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उनको डिफाइन करनी होगी। इस तरह की वाइड पावर्स नहीं होती कि मेरे आपके और XYZ के फ़ोन को वो टैप कर लें। ये आइन और कानून के बिल मुतज़ादिम है और इसको चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज होगा ये कि आप इसमें डिफाइन करें। हुकूमत को आके अपने बोनाफाइडीज दिखानी पड़ेगी कि किस तरह से पावर आपने उठा के दी, किन के खिलाफ दिए, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, किन लोगों के सामने होगा। ये इस तरह से वाइड लेकिन ये पावर्स तो जुबैर साहब, ये तो नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन भी खुफिया एजेंसी करेगी। जी कौन ये नेशनल एक लम्हे देखिए, कौन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, जी ये भी इख्तियार आपने उसी अथॉरिटी को दे दिया जिसने टैपिंग करनी है, जिसने डिफाइन करना नेशनल इंटरेस्ट को। तो ये तो इटसेल्फ एक डाइकोटोमस किस्म का इख्तियार हुआ, अगर बिल्कुल, तीनों ये इख्तियार एक सेक्शन शख्स के हाथ में आ जाए। मैं समझता हूँ सेक्शन 54 की भी वायलेशन में, सेक्शन 54(1) का इसमें लागू होता है, उसके भी बरखिलाफ है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये हुकूमत का काम होता है, वो डिफाइन करेंगे क्या। आपने उठा के उनको दे दी पावर, लेकिन आपको फिर भी पैरामीटर्स तय करने होंगे और कोर्ट को इनको जब भी अगर ये चैलेंज होगा इनको जस्टिफाई करना होगा कि ये बोनाफाइडी, मतलब कि ये दयानतदारी पे बेस्ड इनकी एक शूरत या उनके पास कोई रिपोर्ट थी जिसके तहत उन्होंने इसको इजाज़त दे दी। और इस तरह की वाइड पावर्स कोर्ट कभी सैंक्शन नहीं करेगी हमारे आइन और कानून के तहत। ये आइन से मुतरादिफ चीज़ है और ये हमारे सब इंसानों के, मतलब आप देखिए कि डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी इस मुल्क की और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि वो फोन टैपिंग कर रही थी वो गवर्नमेंट। तो आप ये देखिए, तो इस तरह से करना, ना नेशनल सिक्योरिटी डिफाइंड है इस लॉ के अंदर, ना इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी तो एक ऐसी तलवार बन चुकी है इस मुल्क में कि जिसकी गर्दन उड़ानी हो उस पर नेशनल सिक्योरिटी लगा दे। अभी आपके सिंध हाई कोर्ट में जो कल वजारत दाखिला ने जवाब जमा करवाया ट्विटर के हवाले से, कहा ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो आप कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी के डोमेन में डाल दें और उसको इस्तेमाल कर लें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही है कि नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होना है, क्योंकि ये लॉ डिफाइन नहीं करता, लेकिन जजमेंट्स हैं वो डिफाइन करती है नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है। और अगर कभी कोई चैलेंज होता है इसके अंदर, और ये आपको याद होगा ये जो नो कॉन्फिडेंस केस था 2022 का, जिसमें ये नो कॉन्फिडेंस का इशू आया था, उसमें ये डिस्कस हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है। अगर देखिए ज़्यादातर कोर्ट्स जो होते हैं इंटरफेयर नहीं करते, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है वो कहते हैं ये तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई बगैर इसकी वाइड पावर दे जाती है, फिर वो पूछ सकते हैं कि आप आके जस्टिफाई कीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी से आपका क्या मुराद है, ये क्राइम से आपका क्या मुराद है, किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। ये पूछेगी कोर्ट उनसे और उनको आके जस्टिफाई करना होगा। लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन जुबैरी साहब, आपने एक इंस्टीट्यूशन और उस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए इंडिविजुअल्स को ये राइट दे दिया कि आप डिटरमिन कर लें। अब मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मैं उस इंस्टीट्यूशन का एक 18वें ग्रेड का अफसर हूं। मुझे अगर लगता है फॉर एन इंस्टेंस कि आबिद जुबैरी साहब नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो मैं तो अभी बटन ऑन करूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। बिल्कुल, उसमें आप अपनी अहलिया से बात कर रहे हैं, आप अपना कारोबार डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी, तो वो तो सब कुछ रिकॉर्डिंग में आएगा। बिल्कुल सही है। ये भी इनको इजाजत लेनी होगी, ये इस तरह से वाइड पावर नहीं होगी, इनको जस्टिफाई करना होगा। जब भी तो ऑल लॉज के अंदर था कि वो आके कोर्ट से परमिशन लेंगे, वहां जस्टिफाई करना होता कि इस टारगेट कर रहे हैं। ये जनरल पावर जो दी है, ये आर्टिकल 14 विच गारंटीज प्रिवेसी ऑफ होम। होम का मतलब होता है होम का घर नहीं, मतलब आपके ऑफिस, हर जगह प्राइवेट, आप बाहर खड़े होकर अपनी ज़ौजा से या किसी से बात कर रहे हैं, वो सब कवर्ड होता है उसके अंदर आर्टिकल 14। तो ये जो नोटिफिकेशन है आर्टिकल 4 के आर्टिकल 9 के खिलाफ है। सर, इस वक्त सर्विलेंस के ऊपर इतने सख्त कवानीन है कि आप नहीं कर सकते कि यूरो ट्रेन जो पूरे यूरोप में चलती है, जब यूरो ट्रेन जर्मनी में दाखिल होती है तो उस ट्रेन के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं वो बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि जर्मनी ये इजाजत नहीं देता कि उसके शहरियों की सर्विलेंस हो सके। बिल्कुल सर, ये सर आप प्लीज़ हम लोगों को उनसे तो कंपेयर ना करें। हमारे मुल्क में कहाँ डेमोक्रेसी है, फॉर्म 47 की हुकूमत है जो इस मुल्क को चला रहे हैं। आपको भी मालूम है, मुझे, वो जो चाहेंगे उनसे हुक्मनामा से साइन करा लेंगे। सर जुबैरी साहब, आज से 350 साल पहले ये बात तय हो चुकी थी कि हब्से बेजा में किसी को नहीं रखा जा सकता जी। हमारे यहाँ आज भी ये रोज के केसेस निकल रहे हैं कि लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हैं जी। आज से 1000 साल पहले मैग्ना कार्टा से तय हो चुका था कि सिविल लिबर्टीज कैसी होंगी और कैसी दी जाएंगी। हम आज भी बहस कर रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज क्यों कर्ब हो रही हैं। इसका मतलब है कब सिविलाइजेशन कब आएगी हमारे स्टेट क्राफ्ट के अंदर कि हम उन चीजों को रीइन्वेंट ना करें जो दुनिया तय कर चुकी है। सर आप हमारे बहुत बड़ी चीज़ भूल रहे हैं। हमारा कुरान और सुन्ना में ये चीज़ उससे भी पहले से आई हुई है।
और हमारी आपको खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, आप उसी को पढ़ लीजिए, उसमें आपकी सारी सिविल लिबर्टीज़ और ये सारी चीज़ें उसके अंदर सारी मेंशन्ड हैं। तो और कुरान शरीफ के अंदर हुकूक दिए हुए हैं किस तरह से, और सूरह हुजरात है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे मुल्क में, उसमें आयत नंबर 6 वो उनकी उसमें लिखी भी होती है सर। तो सूरह हुजरात की, तो इसके अंदर है कि इस तरह से आप ना करें, किसी की तहकीक कर लिया करें, ये सारी चीज़ें इस हमारे राइट्स हमें कुरान सुनना हमारे आइन ने दिए हुए हैं, उस आइन को आप सल्ब नहीं कर सकते। आपने अभी मार्बरी एंड मेडिसन का आपने हवाला दिया, मेडिसन प्रेसिडेंट थे उस जमाने अमेरिका के जिनके खिलाफ वो केस हुआ। तो मार्बरी जो थे उन्होंने वो जो अपॉइंट हो रहे थे जस्टिस ऑफ पीस, उसके ऊपर ये क्या वो केस वो हार गए थे, लेकिन वहां सेटल हुआ जुडिशियल रिव्यू कि जी आपको डिस्क्रेशन जो है, जो आपका सवाबदीद है, उसको आप आइन और कानून के दायरे में रह के इख्तियार कर सकते हैं, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है आइन में। ये है जुडिशियल रिव्यू जिससे जस्टिस जॉन मार्शल ने तय किया था, जो आज तक फॉलो होता है। तो अगर ये कानून चैलेंज किया जाता है, यानी कानून तो खैर ये नहीं है जो हुकूमत ने ये नहीं, नोटिफिकेशन बिल्कुल झैली कानून होता है सर, और नोटिफिकेशन है झैली कानून। अच्छा, तो अगर ये चैलेंज किया जाता है तो इसको स्ट्राइक डाउन करेगी अदालत? अब ये देखें ना, वहां जाके कैल करें, कोर्ट हो सकता है पूछे कि आपके क्या पैरामीटर्स है। मैं तो समझता हूँ इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, लेकिन वहां जब केस होगा तो फिर देखेंगे सर इंशाल्लाह। और यही साबित करना होगा, पटिशनर जाके कहेंगे कि जी ये कानून आइन से तसादम है, बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, तो वो आके जस्टिफाई करेंगे किस तरह से आपने सेक्शन 54 में, जैसे आप कह रहे हैं, पूरी पावर दे दी कि मैं आप अपनी जौजत से बात कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं वो बैठ के, अगर आपको टारगेट कर रहा है। वो तो जुबैर साहब, इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग का बटन मैंने ऑन कर दिया, उस दौरान आप चाहे दहशतगर्द से बात कर रहे हो, आप अपनी एहलिया से बात कर रहे हो, अपनी बेटी से कर रहे हो, वो तो सब रिकॉर्ड होगा, वो उस रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाएगा, और फिर वो इस्तेमाल भी होगा सर, वो फिर लीक होगा, मुमकिन है, प्रेसेस होंगी, फिर होगा, फिर ये सारी चीजें होंगी सर। फिर अब क्या सिक्योरिटी, क्या चादर और चार दीवारी रह गई इस मुल्क में। आज वो खत्म हो गई चादर और चार दीवारी इस नोटिफिकेशन ने हमारे मुल्क में सर। राइट, जो हमारा मजहब गारंटी करता है हमें सर। बिल्कुल सही। आखिर में फरमाएगा कि जरदारी साहब ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकेंगे, और अब आप जानते हैं कि इसका भी एक पस मंजर है, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये तो हुकूमत जो कानून लाई है वो हुकूमत खुद कटहरे में खड़ी है धांधली के इल्जामात के तहत, एक फरीक है उसमें। बिल्कुल, इसको इसी ग्राउंड पे चैलेंज होना चाहिए, जबकि 2023 में यही कानून था, खुद ही चेंज किया 2023 में पीडीएम की हुकूमत ने, और कहा सिटिंग जजेस होंगे। फिर ये ऑर्डिनेंस आया, आपने देखा, फिर ये आज लॉ पास कर दिया, इसका बैकग्राउंड। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स बने हुए उनको ये चेंज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की कोशिश करेंगे, ये होगा नहीं अब ये चेंज, ये अब रिट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं होगा मेरे इस कानून का जहां तक है। तो वो जो जज जहांगीर साहब केस सुन रहे हैं वो सुनते रहेंगे, इरिस्पेक्टिव के उनके ऊपर एक हमला हुआ है ब्लैकमेल करने का। लेकिन वो तो देखिए, वो उनके हाथ में तो सिर्फ 3 केसेस हैं, तीन हल्के हैं, ज्यादा हल्के तो पंजाब में है, पंजाब के ट्राइब्यूनल्स तो बन रहे हैं अभी। सारा गेम ही पंजाब का था। वहाँ के जो लोग हैं जो अफेक्टेड हैं उनको चैलेंज करना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने जब वहाँ समरी दे दी थी, अपॉइंट कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पे स्टे दे दिया है अभी, दोनों के ऑर्डर पे, और कहा है चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के वो इनसे कंसल्टेशन में जज अपॉइंट करें। आज ये कानून आ गया है, तो अब उस केस की, उस ऑर्डर की क्या, अब वो भी देखना होगा उसका क्या इफेक्ट होगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आईन कानून हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद गजा के ताज़ा तरीन जो यानी अक्टूबर 2023 से सूरत हाल शुरू हुई थी, उसको तकरीबन 9 माह का अरसा गुजर चुका है, हालात अभी भी बहुत तशवीशनाक हैं। ताज़ा तरीन वहाँ पे क्या सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सहूनी बर्बरियत की वजह से फ़लस्तीन का इलाका गजा दौरे हाजिर का करबला बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा की पट्टी में इमदादी सामान का दाखिला बंद कर रखा है और गजा में लाखों इंसान रिहाइश, खुराक, अद्वियात और पीने के साफ पानी से महरूम होने की वजह से सिसक कर मौत की आगोश में जा रहे हैं। सहूनी फोर्सेस ने गजा के पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है और उसकी फजाइया रिहायशी इलाकों, कैंपों, हत्ता के अस्पतालों तक पर बमबारी कर रही है। हजारों लाशें अभी भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हैं। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से जारी सहूनी हमलों में अब तक तकरीबन 38,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत मासूम बच्चों और औरतों की है, जबकि इन हमलों के नतीजे में 88,000 फ़लस्तीनी जख्मी और माजूर हो चुके हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में अब तक बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 19 लाख तक पहुंच चुकी है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों से इसराइली फ़ौज ने रफ़ा के साथ साथ जनूबी गजा में भी नए सिरे से जंगी कार्रवाइयां दोबारा तेज कर दी हैं और सेफ जोन करार दिए गए इलाकों पर भी बमबारी की जा रही है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि खराब हालात के सबब गजा में 1.5 लाख से जायद फ़लस्तीनी जल्दी बीमारियों में मुब्तला हैं और ईरानी उमूर खारजा के तर्जुमान नासिर केनानी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गजा में इस हौलनाक नस्लकुशी में इसराइल के साथ साथ अमरीका भी उतना ही कसूरवार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के सफ़ीर फोकोंग ने खिताब में कहा कि गजा का 9 माह से मुस्तकिल मुहासरा जारी है। गजा में 20 लाख से ज़ायद अफराद खाने पीने की अशिया, दवाओं, बिजली, पानी और फ्यूल के बगैर रहने पर मजबूर हैं। गजा एक खुली जेल बन चुका है। गजा में होने वाली ज्यादतियों से मुतल्लिक जारी रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक तफ्तीशकार ने कहा है कि इसराइली फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फ़ौज है, क्योंकि हक़ाइक़ यही बताते हैं कि सहूनी फ़ौज सफाकी और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर चुकी है। इसराइली जेल से रिहा होने वाले गजा के शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया का कहना है कि कैद के दौरान पूछगछ के लिए ले जाए गए बेशतर फ़लस्तीनियों को मार दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसराइली जेलों में कैद हज़ारों फ़लस्तीनियों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना है। चंद दिन कबल सहूनी एहलकारों ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में एक छापे के दौरान एक ज़ख्मी फ़लस्तीनी शख्स को अपनी गाड़ी के सामने बांध कर घुमाया। इसी तरह कुछ अर्सा कबल अमरीकी वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने इसराइली फ़ौजियों पर फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, आलमी इदारों और दुनिया भर में मुजाहरों के बावजूद नेतन्याहू गजा में आग और खून की होली खेल रहा है। शायद उसकी वजह यह है कि अमेरिका समेत अब भी कुछ ममालिक बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ इसराइल के साथ खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा जंग में भारत इसराइल को असलहा फराम कर रहा है। इसी तरह जर्मनी में शहरियत का नया कानून नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद को यह बात तस्लीम करना होगी कि इसराइल को अपना वजूद कायम रखने का हक हासिल है। दूसरी तरफ इसराइल में नेतन्याहू इंतजामिया के खिलाफ लावा पक रहा है और हुकूमत मुख्तलिफ मुजाहरों में शिद्दत आ चुकी है। 2 रोज कबल इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। गम गुस्से से बिफरे मुजाहरीन ने सड़कों पर कई मकामात पर आग लगा दी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज फ़लस्तीन के हामी मुजाहरीन ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट की छत पर चढ़ गए और बैनर्स लहरा दिए। उधर हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है, जबकि इसराइली हुकूमत ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी है। यहाँ सवाल यह है कि गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए क्या अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के दस्तों की तैनाती से इस बहरान को रोका जा सकता है या नहीं। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।